Hello students, welcome back to Blade Learner K12. Myself Mahvish Sadaf and I am here to teach you biology of class 12th. We have already started the third chapter, which is human reproduction, and in the last 6 videos we had discussed about male and female reproductive system, fertilization, implantation, gametogenesis, and now we are going to study about parturition, mammary gland, and the last topic, which is lactation. Let's start with parturition. Parturition का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी. ठीक है, चाइल्ड बर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पार्चुरेशन. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इम्प्लांटेशन वगैरह हो गया था. ठीक है, उसके बाद जो बेबी है वो फुल्ली डेवलप हो गया था. ठीक है, और अब वो बेबी जो है वो बाहर आना चाहता है. ठीक है, अब उसको बाहर आने की ज़रूरत है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्चुरेशन. ठीक है, ये जो होता है न्यूरो एंडोक्राइन फेनोमेना होता है एक. ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन यानी इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह का रोल होता है. ठीक है, इसके मैकेनिज्म को अभी हम लोग स्टडी करेंगे. यहाँ पर इस लाइन को आप देखिए, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है ये कि सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन इंड्यूस्ड फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स. ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल भेजे जाते हैं, ठीक है, वो सिग्नल कहाँ से सबसे पहली दफ़ा सिग्नल कहाँ से भेजे जाते हैं? ये जो फिटस है, ठीक है, ये फुल्ली डेवलप हो चुका है. ठीक है, और अब ये बाहर आना चाह रहा है, तो यहाँ से इसके मूवमेंट की वगैरह से सिग्नल पहुँचता है, और ये जो प्लेसेंटा है ये सिग्नल पहुँचाता है हाइपोथैलेमस तक. ठीक है, और ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है. ठीक है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसी को क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. अब हम लोग पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म कि ये किस तरह से होता है. सबसे पहले देखिए, ये जो फीटस होता है इसके अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल. ठीक है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है आप जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है. ठीक है, एड्रिनल कॉर्टिकोकॉइड्स होता है ये. तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, फीटस के अंदर, और फिर ये क्या करता है? प्लेसेंटा पर एक्ट करता है. ठीक है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा, इसने प्लेसेंटा को स्टिमुलेट किया. किस चीज़ के लिए? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करे. ईस्ट्रोजन सिक्रीशन. ठीक है, ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करे. देखिए ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि सबसे पहले तो ये प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को कम कर देता है. प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को क्या कर देता है? कम कर देता है. क्यों कम करता है? क्योंकि देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो था वो क्या कर रहा था? प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रख रहा था. ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को बिल्कुल रिलैक्स मोड में रखे हुआ था. ठीक है, लेकिन अब जब फीटस की डिलीवरी होनी है उस टाइम में सारी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है वहाँ पर, तभी वो चीज़ जो है वहाँ से बाहर निकलेगी. बर्थ कैनाल से फीटस जो है वो बाहर निकलेगा. ठीक है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए. तो सबसे पहले तो जो उसको रिलैक्स करके रखे हुआ उस चीज़ को, उसके इफेक्ट को हमें कम करना है. तो ईस्ट्रोजन सबसे पहले क्या कहता है? प्रोजेस्टेरॉन का जो रिलैक्सिंग इफेक्ट रहता है उसको कम करता है. ठीक है, उसका जो रिलैक्सेशन मोड होता है उसको कम करता है. एक काम तो इसका ये हो गया. इसके अलावा ईस्ट्रोजन क्या करता है कि यूट्रस पर जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, इसको स्टिमुलेट करता है. ठीक है, और उसको स्टिमुलेट यूट्रस पर जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर लगे हुए होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है. ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और इससे क्या होगा? ऑक्सीटोसिन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगेगा. आपको पता है कि डिलीवरी के लिए ऑक्सीटोसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो फीटस है और मदर की जो पिट्यूटरी है, कौन सी पिट्यूटरी? आप जानते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आप दो तरह की पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. ठीक है, तो ये किसके पिट्यूटरी पर एक्ट करती है? फीटस के भी और मदर के भी. फीटस एंड मदर दोनों की पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए. अब वहां से क्या होगा कि सिक्रीशन होगा, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा. ठीक है, सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन. तो दोनों के पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो मिलकर ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करेंगे, और यही फिर ऑक्सीटोसिन कहाँ काम करेगा? यूट्रस पर काम करेगा. ठीक है, एक्ट्स ऑन यूट्रस, और फिर क्या कराएगा? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस का. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पहली दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, फीटस नीचे आने लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? ये जो यूट्रस पर जो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं ये वापस से इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजते हैं कि तुम और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करो. आपने 11th क्लास में लास्ट चैप्टर जब हार्मोन्स पढ़ा था तो उसमें आपने उसका पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक पढ़ा था. ठीक है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो वो जो उसको सिक्रीट कर रहा होता है उसको वो सिग्नल भेजती है कि अब तुम सिक्रीट करना बंद कर दो. ठीक है, मैं पूरा फुल अमाउंट में हूँ. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक भेजा जाएगा. ठीक है, देखिए किस तरह का फीडबैक होगा यहाँ पर? पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के लिए. ठीक है, बहुत ही फास्ट कॉन्ट्रैक्शन की भी ज़रूरत है. तो इस वजह से यहाँ पर यूट्राइन की रिसेप्टर जो है वो पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगी कि और ज़्यादा सिक्रीट करो, और ज़्यादा सिक्रीट करो. तो इससे ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा और फिर वहाँ से डिलीवरी में फिर आसानी होगी. ठीक है,
और यही इसी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में मदर को बहुत इंटेंस पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी पेन को क्या कहा जाता है, लेबर पेन। इसी को क्या कहा जाता है, लेबर पेन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जो ये पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 206 हड्डी जो पूरी टूटती हैं उससे जितना दर्द होता है वैसा ही ये दर्द होता है डिलीवरी के टाइम में मदर को, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था पार्चुरेशन का। नेक्स्ट देखिए वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने पढ़ाई है कि ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती है। और डिलीवरी के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा भी जो है वो भी साथ में बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि अब उसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, क्योंकि प्लेसेंटा तो वो तो कनेक्शन था ना फिटस के और मदर के बीच में। तो फिटस जब बाहर निकल गया तो प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है। तो ये सब कुछ पार्चुरेशन के बारे में था। तो नेक्स्ट अब हम लोग मूव ऑन करेंगे मैमरी ग्लैंड की तरफ। वैसे यहाँ पर लास्ट टॉपिक आता है लैक्टेशन, ठीक है। तो लैक्टेशन से पहले हम लोग मैमरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। मैमरी ग्लैंड क्या होता है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। एसेसरी क्यों होता है, इसलिए क्योंकि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो तो ओवरी है, क्योंकि वहीं पर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये क्या करता है, ये सिर्फ जो पोस्ट डिलीवरी जो भी प्रोसेसेस हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसमें ये हेल्प कर रहा है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। क्योंकि डिलीवरी के बाद का जो काम है वो अब मैमरी ग्लैंड का है। अब नाम से ही लग रहा है ये ग्लैंड है तो किस चीज़ का बना हुआ होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट का बना हुआ होता है ये। अब हम लोग इसका फ्लो चार्ट देख लेंगे कि ठीक है। ये जो मैमरी ग्लैंड होता है ये 1 पेयर होता है और इसको हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट। अब देखिए ये क्या होता है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। जैसे अगर मैं एक ब्रेस्ट को दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ये लोब्स हो गए। अब इन लोब्स का नंबर एनसीईआरटी में दिया हुआ है 15 to 20 ये मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इनके पूरे स्ट्रक्चर में बहुत अजीब से उसमें लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस चीज़ को, ये पूरे हो गए लोब्स। अब देखिए अब यहाँ पर सिर्फ एक लोब की बात की जा रही है, ये क्या है, एक सिंगल लोब है। इस लोब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं, ठीक है। उस सेल का नाम क्या होता है, एल्वियोलाई। ये क्या है, सेल है, ठीक है। और यही सेल्स जो है ना, एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, मिल्क को सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट्स मिल्क, और इसको स्टोर करके भी रखते हैं, स्टोर्स इन दी ल्यूमेन। इनका जो ल्यूमेन होता है उसमें ये मिल्क को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एल्वियोलाई है, यहाँ पर देखिए ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। हर एल्वियोलाई से एक एक डक्ट बाहर निकलती है, हर एल्वियोलाई से। तो ये जो सिंगल सिंगल ये जो डक्ट निकल रही है ना, उसी का नाम क्या है, मैमरी ट्यूब्यूल्स। तो एक्चुअली में ये है क्या, एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलर डक्ट। हर एल्वियोलाई से एक एक डक्ट निकलती है, उसको क्या कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट, यानी मैमरी ट्यूब्यूल्स। अब क्या होता है, ये सारी डक्ट जो हैं, देखिए ये हुई, ये हुई, ये हुई, हुई, मान लीजिए मैंने 4 दिखाए, यहाँ से सारी ये मैमरी ट्यूब्यूल्स हैं, कहीं ना कहीं आकर ये ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ये जो जिस डक्ट का फॉर्मेशन करेंगी उस डक्ट का नाम क्या है, मैमरी डक्ट, ठीक है। यानी कि अब ये देखिए ये क्या था, एक लोब था, अगर मैं इसे यहाँ बना दूँ, ये लोब है, ये इसके अंदर एल्वियोलाई है, ये इस एल्वियोलाई का डक्ट है, यानी कि मैमरी ट्यूब्यूल्स है। अब ये कॉमन एल्वियोलर डक्ट जो है वो क्या है, मैमरी डक्ट है, ठीक है। सारे एल्वियोलर डक्ट ने मिलाकर क्या बनाया, मैमरी डक्ट बनाया, ठीक है। और हर लोब के अंदर से अब ये मैमरी डक्ट निकलेगी, है ना, क्योंकि हर लोब के अंदर एक एक एल्वियोल मतलब बहुत सारे एल्वियोलाई हैं, वहां से सारे एल्वियोलाई मिलकर एक मैमरी डक्ट बनाएंगे और हर लोब से मैमरी डक्ट निकलेंगे, ठीक है। तो अब आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि जितने मैमरी लोब्स होंगे, जितने मैमरी लोब्स होंगे उतने ही मैमरी डक्ट भी होंगे, यानी 15 to 20 ही मैमरी डक्ट भी होंगे, ठीक है। जितने लोब्स होंगे उतनी ही मैमरी डक्ट बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो मैमरी डक्ट एक्चुअली में हो क्या गया, कॉमन एल्वियोलर डक्ट, आप समझ सकते हैं इसको, कॉमन एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। हर लोब से बाहर निकली। तो अब आप देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर पहुंचते हैं वापस से। देखिए ये क्या था, एक ब्रेस्ट था, इसके अंदर जैसे ये 15 लोब्स है मान लीजिए, ठीक है, 15 लोब्स। हर लोब से एक एक क्या निकल रहा है, मैमरी डक्ट निकल रहा है, ठीक है। हर लोब से एक एक मैमरी डक्ट इस तरह से बाहर निकले, ठीक है। अब ये सारी मैमरी डक्ट ज्वाइन करके एक डक्ट बनाएंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी डक्ट यहाँ से ज्वाइन करके क्या बना लेती हैं, मैमरी एम्प्यूला बना लेती हैं। मैमरी एम्प्यूला ये क्या हो जाएगा, कॉमन मैमरी डक्ट, ठीक है। सारी की सारी मैमरी डक्ट मिलके मैमरी एम्प्यूला बना लेंगी और फिर ये जाके कनेक्ट हो जाएंगी किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से। ये मैमरी एम्प्यूला जो है ये फिर कनेक्ट हो जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट से, जहां से मिल्क जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी सक्ड आउट। बेबी जो है यहीं से मिल्क को सक कर लेगा इसी डक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा था मैमरी ग्लैंड का फ्लो चार्ट। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग मूव करेंगे लैक्टेशन की तरफ, ठीक है।
अब देखिए मैमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है, उसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, प्रेगनेंसी के एंड में मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लैक्टेशन, यानी मिल्क प्रोडक्शन इज नोन एज लैक्टेशन, ठीक है। अब देखिए लैक्टेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आप जानते हैं एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये तो सबका बॉस होता है, ठीक है, सबको ये कंट्रोल करके रखे हुआ था। हाइपोथैलेमस जो है पहले एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और वहां से किस चीज को सिक्रीट करता है, PRH, यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको ये सिक्रीट करता है। और ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये फिर मतलब ये इसको स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को, और फिर यहाँ से किस चीज़ का सिक्रीशन होता है, प्रोलैक्टिन का, ठीक है। अब देखिए ये प्रोलैक्टिन किस चीज़ में हेल्प करेगा, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम ये हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर भी एक्ट करता है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और वहाँ से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करवाता है, ऑक्सीटोसिन का। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये एक तो इसने पार्चुरेशन में हेल्प किया, इसके अलावा ये मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है, मिल्क इजेक्शन। आप देखिए यहाँ पर ये भी जो एग्जाम्पल है ना, ये पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है। कैसे, देखिए जैसे बेबी जो है वो मिल्क को सक करता रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो बार बार स्टिमुलेट होता रहता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करे और वहाँ से प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलैक्टिन बने ताकि मिल्क का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो भी स्टिमुलेट होता रहता है ताकि मिल्क का इजेक्शन होता रहे फास्ट फास्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब बेबी जो है वो मिल्क को सक कर रहा होता है, ठीक है, उस टाइम में भी यहाँ पर तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, पॉजिटिव फीडबैक एक तरह से मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक इसे भी मिला और इसे भी मिला, ठीक है। आपने पार्चुरेशन के टाइम में भी देखा कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलने लगा, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ कि मिल्क एक बार सक हो गया, उसके बाद और भी ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन और इजेक्शन स्टार्ट होने लगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, लैक्टेशन। इसके अलावा आप देखिए वो जो इनिशियल डेज में जो मिल्क सिक्रीट होता है उसको क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस मिल्क को कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और इसमें एक एंटीबॉडी होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA, ये एंटीबॉडी होती है, ठीक है, जो उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। डॉक्टर जो है वो भी रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 6 महीने तक बेबी को सिर्फ मदर्स मिल्क ही लेना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि मदर के मिल्क में वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो बेबी के ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया आपका लैक्टेशन के बारे में और यहीं पर ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।